नमस्कार साथियों, मैं यस के सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, दो प्रश्नमालाओं को मिला करके एक पूरी 125 प्रश्न की आपकी एक प्रैक्टिस सेट तैयार होता है। और कल हम लोगों ने प्रश्नमाला 31 हल किया था और आज हम लोग प्रश्नमाला 32 को हल करने जा रहे हैं। काफी दिन बीत गए आप लोगों से बातचीत किए हुए, थोड़ा सा इसको लेकर के बातचीत करते हैं कि प्रश्नमाला में जितने भी प्रश्न हैं, एक बार आप लोग क्या किया करिए कि 31 और 32 अलग अलग हल करने के बाद जब भी आपको समय मिले दोनों प्रश्नमालाओं को एक साथ बैठकर सॉल्व करिए। यानी 31 और 32 बिना गैप के दोनों वीडियो एक साथ देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि जो 125 प्रश्न बनाए गए हैं वो किस प्रकार से बनाए गए हैं। यानी कि उसमें किसी भी विधा को छोड़ा नहीं गया है, चाहे वो व्याकरण के प्रश्न हो, काव्यशास्त्र के प्रश्न हो, आदिकाल के हो और आधुनिक काल के हो या फिर रीतिकाल के हो, सभी जगह से उसी प्रकार से प्रश्न बुने गए हैं, चुने गए हैं, लाए गए हैं, जैसा कि आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नमाला 32। हाँ, एक बात और, बहुत सारे साथी जो है वो टेलीग्राम से अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जरा से भी हलचल जैसे ही हमारे चैनल में होगी, प्रथम प्रयास क्लासेस कुछ भी आपके पास भेजा जाएगा या कुछ भी हम करने वाले होंगे, आपको सूचना मिल जाएगी और आप पहले से सतर्क हो जाएंगे कि हाँ यस के सर अब ये पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। एक छोटी सी कविता है दिनकर की, मंजिल दूर नहीं है, यही जो है कविता का शीर्षक भी है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिनगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। ठीक है, शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्लांति नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। यानी आपको थक कर बैठना नहीं है, थक करके क्या करना है, बैठना नहीं है। लहू की बूंद गिरी जो पग से, यानी जो आप संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है, इस समय आपके जीवन में चल रहा है, यह सब क्या है, ये सब सफलता के संकेत हैं। और जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी बड़ी होगी, ये चीजें आप सुन चुके हैं। तो जो भी प्रेरक कविताएं रहती हैं, मेरा उद्देश्य रहता है कि उसके साथ साथ आपको यह भी पता चले, आपके लाभ की भी बात हो। तो ध्यान रखिएगा, जो ये पंक्तियां थी जो हमको ऊर्जा देने वाली थी कि थकना नहीं है, थक कर बैठना नहीं है, और कब तक नहीं बैठना है, जब तक मंजिल न मिल जाए। तो मंजिल दूर नहीं है, यह कविता अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको क्या नाम बताना है, रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम बताएंगे आप, रामधारी सिंह दिनकर। कल हम लोगों ने 60 प्रश्न हल किया था, तो आज उसी की अगली कड़ी है, यानी 61वां प्रश्न है और आज के दिन का पहला प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि नरेश मेहता के उपन्यास यह पथ बंधु था का नायक है। नरेश मेहता का बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है यह पथ बंधु था। अब आपको उसका नायक पूछा जा रहा है, श्रीधर, वंशीधर, गिरधर या चक्रधर। श्रीधर, वंशीधर, गिरधर या फिर चक्रधर। अब आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना है। ध्यान रहे कि यह पथ बंधु था जो है 20वीं शताब्दी का जो भारत है उसका इसमें वृहद चित्रण किया गया है, इसीलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है ये उपन्यास।
और अगर इसके नायक की बात की जाए तो इसका नायक जो है श्रीधर है। क्या नाम है उसका? नाम श्रीधर नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। अब देखिए, नई कविता की विशेषता आपसे पूछी जा रही है कि नहीं है। नहीं वाले प्रश्न ज्यादा बनाए जाते हैं इसलिए ताकि आप एग्जाम में गलती न करें, और आजकल नहीं वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय बौद्धिकता या फिर मार्क्सवादी दर्शन। आपको इन 4 विकल्पों में बताना है कि नई कविता की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है। तो ध्यान रहे कि मार्क्सवादी दर्शन जो है यह नई कविता की विशेषता नहीं है, बल्कि यह किसकी विशेषता है? यह प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिवाद यह किसकी विशेषता है? तो यह प्रगतिवाद की विशेषता है। नई कविता की विशेषता क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय बौद्धिकता, ये सारी विशेषताएं नई कविता की रही हैं। अब एक कथन दिया गया है, देखते हैं किसका हो सकता है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता क्या करती है कि स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? अब आपसे यह कथन पूछा जा रहा है कि यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। इन 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है। बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे कि जो भी कथन आपको मिलते हैं, कथन बड़े ही महत्वपूर्ण रहते हैं। उसका कारण है कि कथन मैं उन्हीं कथनों को शामिल किया करता हूं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हों। ठीक है, तो कथन आप लोग नोट कर लिया करिए, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं ये। अब बताइए आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं हम लोग कि इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसका सही उत्तर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? कहानी कला की दृष्टि से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को उत्कृष्ट माना गया है? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था इनमें से कोई नहीं। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि कहानी कला की दृष्टि से अगर उत्कृष्ट की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा उसने कहा था। क्या उत्तर होगा? उसने कहा था। देखते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी और सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका में। ठीक, सबसे बड़ी अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो यह हिंदी की पहली कहानी है जो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी है। यानी जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कहानी सोच रहा होता है और पुरानी कहानी दिखाई जाती है, उसके बारे में पुरानी बातें दिखाई जाती है। उसी तरीके से उसने कहा था कहानी में है। जब लहना सिंह मरणासन्न अवस्था में होता है तो उस समय पुरानी बातों को सोचता है और इस तरीके से पूरी कहानी जो है उसमें दिखाई जाती है। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी की फ्लैशबैक पद्धति पर अगर आपसे पूछा जाए पहली कहानी तो वो क्या होगी? वह होगी उसने कहा था। और आपसे प्रश्न पूछा ही जा चुका है टीजीटी में कि कौन से कहानीकार हैं जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखकर अपनी ख्याति अर्जित की। तो यही 3 कहानियां हैं इनकी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था। ठीक है, सबसे पहले इनकी कहानी है सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी। ठीक है, तो बुद्धू, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यही क्रम भी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानियों के बारे में इतनी चीजें महत्वपूर्ण थी जो यहां पे मैंने बता दिया आपको। ऐन्द्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ है। ऐन्द्रजालिक शब्द का आपसे सटीक अर्थ पूछा जा रहा है। चमत्कारी, भ्रामक, जादूगर, प्रवंचक। चमत्कारी, भ्रामक,
जादूगर या फिर प्रवंचक। इन चार विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चयन करना है कि ऐन्द्रजालिक के लिए सटीक अर्थ क्या होगा। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा जादूगर। ऐन्द्रजालिक जो है वो जादूगर को ही कहा जाता है। एक पंक्ति पूछी जा रही है कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, पंक्ति किसकी है। नाद न बिंदु न रवि न शशि न मंडल, पंक्ति किसकी है। सरहपा, लुइपा, कढ़पा या फिर सबरपा। सरहपा, लुइपा, सबरपा या फिर कढ़पा। आपको बताना है इन विकल्पों में से कि यह पंक्ति किसकी है। तो ध्यान रहे यह पंक्ति सरहपा की है। किसकी है। सरहपा की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया। फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा और पाली भाषा। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, यानी कि द्विवेदी युग के पहले जो कविताएं होती थीं वह ब्रज भाषा में ज्यादातर कविता लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद द्विवेदी जी ने जो है खड़ी बोली का परिष्कार किया और बाद में सारी कविताएं, जैसे आज भी लगभग कविताएं खड़ी बोली में ही लिखी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। क्या होगा। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतार दिया। ठीक है, यानी कविता का जो उच्च स्तर प्राप्त था ब्रज भाषा में, उसको हटा करके उन्होंने खड़ी बोली को प्रतिष्ठा प्रदान की। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। चार निबंधों के नाम हैं, अब इनमें से देखना है कौन रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा है। कौन सा निबंध। रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, या फिर काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। इन चार विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना है जो कि रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, यानी रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध नहीं है। तो ध्यान रहे साहित्य शोध और शिवत्व बोध यह अज्ञेय का निबंध है। किसका निबंध है। अज्ञेय। यह अज्ञेय का निबंध है। ठीक है, रसात्मक बोध के विविध रूप रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद यह भी शुक्ल जी का है। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था यह भी आचार्य शुक्ल का ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि मतिराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है। अब देखें हम लोग, चार उत्तर हमारे सामने हैं। छंदसार, सुख सागर, रसराज, साहित्य सार। छंदसार, सुख सागर, रसराज और साहित्य सार। इन चारों में से एक विकल्प ऐसा है जो कि मतिराम की रचना नहीं है। तो ध्यान रहे सुख सागर जो है यह किसका है। मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना। किसकी है। मुंशी सदासुख लाल की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। आपसे चार विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठा, प्रश्न, अधिकार और संस्कार, इन चारों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। तो देखते हैं, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, प्रतिष्ठा, अधिकार और संस्कार। अब इनमें किस किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो प्रतिष्ठा में किसका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अधिकार में, संस्कार में लिखकर आप बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है। अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से,
विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से, यथार्थवाद से, इनमें से किससे जो है मिथक का घनिष्ठ संबंध है? तो मिथक का मतलब होता है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से मिथक का संबंध होता है। यानी कि जो पौराणिक पात्र हैं उनको जो है समय के अनुसार प्रस्तुत करना जो है वह मिथक कहलाता है। जैसे अंधा युग में कृष्ण को प्रस्तुत किया गया है। तो अगर पूछा जाए अंधा युग क्या, तो अंधा युग भी जो है मिथ की रचना है। ठीक है। आकाश गंगा किसका काव्य संकलन है? आकाश गंगा आपसे पूछा जा रहा है कि किसका काव्य संकलन है? राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है कि आकाश गंगा किसका काव्य संकलन है। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। क्या उत्तर होगा इसका? राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? रस सामग्री यानी रस के जो अवयव हैं वह किस विकल्प में दिए गए हैं? छंद, अलंकार, गुण, रीति। पहला विकल्प है छंद, अलंकार, गुण, रीति। दूसरा विकल्प है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। तीसरा विकल्प है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बिंब, वृत्त, रसाभाव और काव्य दोष। तो ये चार विकल्प में है। आपको बताना है कि रस सामग्री यानी रस के जो अवयव हैं, तो ध्यान रहे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रुच धातोर्योगे का विभक्तिर भवति। अब आपको बताना है कि द्वितीया विभक्ति होगा, तृतीया, सप्तमी या फिर चतुर्थी। इसमें सही विकल्प क्या होगा? तो बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चतुर्थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? आपको चार कहानियों का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। बड़े घर की बेटी, मुक्ति मार्ग, होली का उपहार, देवदासी। बड़े घर की बेटी, मुक्ति मार्ग, होली का उपहार और देवदासी। इसमें बताना है कि प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो ध्यान रहे साथियों, बड़े घर की बेटी भी जो है प्रेमचंद की कहानी है, मुक्ति मार्ग भी प्रेमचंद की कहानी है, होली का उपहार भी प्रेमचंद की कहानी है और देवदासी जो है यही प्रेमचंद की कहानी नहीं है, बल्कि यह जय शंकर देवदासी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। एक इतिहास ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के लेखक हैं कौन हैं? राम खिलावन पांडे, रामचंद्र तिवारी, बाबू गुलाब राय या डॉक्टर नगेंद्र। राम खिलावन पांडे, रामचंद्र तिवारी, बाबू गुलाब राय या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य का अगर सुबोध इतिहास की बात की जाए तो यह किसका है? यह बाबू गुलाब राय का है। बाबू गुलाब राय का है। एक बात और साथियों, जब आप लोग प्रश्नों को हल करते हैं तो बिल्कुल मन लगा के हल किया करिए, इसलिए कि आपको पता नहीं होता कि वो 125 जादुई प्रश्न हैं, कब आपके सामने कौन सा प्रश्न आ जाए। और प्रश्नों को बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। यह मान के हर प्रश्न को जब भी मैं बनाता हूं तो हर प्रश्न मेरे दिमाग में रहता है, कहीं न कहीं यह एग्जाम में पूछा जाने वाला है, यानी पूछा जा सकता है। तो ऐसी कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए कि आपके सामने से प्रश्न गुजरा हो और आप प्रश्न
ना हल कर पाए। तो अगर सीरियस गंभीरता पूर्वक अगर सारे प्रश्नों को आप हल करते रहेंगे, अब तक प्रश्नमाला की जितनी सीरीज आपको कराई गई है, एक एक प्रश्न बारीकी से आप देखते रहिए, जो भी उसके हल होते हैं यानी व्याख्या होती है उसको देखते रहिए, तो विश्वास मानिए 125 में लगभग नहीं बल्कि 125 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं यहीं से। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर्चक कुंडल। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? अब आपसे पूछा जा रहा है। पंत मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर निराला? पंत मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर निराला? 4 विकल्पों में से चयन करना है कि यह किसकी कविता है या किसी काव्य पंक्तियां हैं। तो ध्यान रहे, यह पंत की काव्य पंक्तियां हैं। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? पंत की हैं। और रचना का क्या नाम है यानी कविता का? परिवर्तन। यह पंक्तियां परिवर्तन कविता से ली गई है। ठीक है, तो आपको पता चल गया परिवर्तन कविता भी किसकी है? पंत की है। एक और प्रश्न देखते हैं कि नेह के नाते अनेक संस्मरण के लेखक हैं। नेह के नाते अनेक संस्मरण के लेखक हैं। अब इस संस्मरण के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, विष्णु प्रभाकर, कृष्ण बिहारी मिश्र और कृष्णा सोबती, हरिवंश राय बच्चन। इन 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है कि नेह के नाते अनेक संस्मरण किसका है। इसका सही उत्तर होगा कृष्ण बिहारी मिश्र। यह कृष्ण बिहारी मिश्र का संस्मरण है। ठीक है, अब देखते हैं कि विष्णु प्रभाकर का संस्मरण क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्मरण है। हम सफर मिलते रहें, हम सफर मिलते रहे। विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है हम सफर मिलते रहें। बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्मरण है। ठीक है, कृष्णा सोबती का देखते हैं, हम हसमत। यह कृष्णा सोबती का संस्मरण है। हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण क्या है? इनका है नए पुराने झरोखे। नए पुराने झरोखे इनका संस्मरण है। एक और संस्मरण है इनका कि कवियों में सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत। कवियों में सौम्य संत जो संस्मरण है हरिवंश राय बच्चन जी का, यह पंत जी के ऊपर जो है केंद्रित है। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा? हम सफर मिलते रहे। कृष्ण बिहारी मिश्र नेह के नाते अनेक। कृष्णा सोबती हम हसमत, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आ भी चुका है। हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे और कवियों में सौम्य संत। तो ये जो सारे विकल्प हैं, प्रश्न के साथ साथ देखिए विकल्प कितना महत्वपूर्ण है, विकल्प भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मोहन घर जा रहा है वाक्य में काल है। मोहन घर जा रहा है, आसन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। इसका सही उत्तर बताइए कि मोहन घर जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा अपूर्ण वर्तमान, यानी वह जा रहा है, अपूर्ण है, अभी घर पहुंचा नहीं है, जा रहा है। ठीक, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। अगला प्रश्न है और एक लाइन दी है एक कविता की कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? आप लोग बताइए। आपके सामने 4 विकल्प हैं।
महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य पंक्तियां हैं। किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं कि आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र या फिर डॉक्टर नगेंद्र? विद्यानिवास मिश्र या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो ध्यान दीजिएगा, आस्था के चरण जो निबंध है यह डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्चर एंड एनार्की पुस्तक के लेखक। कल्चर एंड एनार्की पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आप लोगों को एक प्रश्न मिलता है एग्जाम में, तो ध्यान रहे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक या दो प्रश्न हर प्रश्नमाला में बनाए जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, उन प्रश्नों को एक जगह नोट करते चलिए, तो एग्जाम के पहले आपके पास लगभग 100 से 150 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे और एग्जाम में वही प्रश्न आना है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए बिल्कुल भी आप निराश नहीं होंगे और परेशान नहीं होंगे। ये सारे प्रश्न एक जगह आप नोट करते हुए चलिए, प्रश्न यहीं से मिलना है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो कल्चर एंड एनार्की की अगर बात की जाए कि यह किसकी रचना है, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉनसन, लोंजाइनस या फिर सार्त्र, तो इसका सही उत्तर होगा मैथ्यू आर्नोल्ड। कल्चर और एनार्की किसकी रचना है? तो यह मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना है। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण का एक युग्म असंगत है। विशेष विशेषण का युग्म पूछा जा रहा है कि कौन सा असंगत है। पहले तो ये प्रश्न मैं महत्वपूर्ण कर दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोध, क्रुद्ध, यानी एक तरफ विशेषण दिया है, एक तरफ विशेष दिया है। आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा। ठीक है, तो जो ईर्ष्या है इसका विशेषण उपेक्षा नहीं होगा। क्या होगा? क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होगा। ईर्ष्यालु होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? एक परिभाषा छोटी सी आपसे पूछी जा रही है कि सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? सार्थक शब्द को सुव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्ण, ध्वनि, व्यंजन, वाक्य। वर्ण, ध्वनि, व्यंजन या फिर वाक्य? इसका सही अर्थ आप लोग बताइए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य। सार्थक शब्दों का जो सुव्यवस्थित क्रम होता है उसी को हम वाक्य कहते हैं। प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग यानी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कि प्रयोगवाद का शब्द का सबसे पहले प्रयोग। तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगर यह प्रश्न पूछा जाता कि प्रयोगवाद के जनक कौन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तब हमारा उत्तर अज्ञेय होता। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं या इनको जनक भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक या जनक कौन है, तब आपका उत्तर होता अज्ञेय। जब आपसे पूछा गया कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले यानी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तब आपको उत्तर क्या लगाना है? नंद दुलारे वाजपेयी। आगे देखते हैं, जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बाती बहार, अब अल रही गुलाब में आपत कटेली डाल, यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है?
प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? बिहारी, ग्वाल कवि, रसलीन या भिखारीदास? बिहारी, ग्वाल कवि, रसलीन या फिर भिखारीदास? इसमें 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसका उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रहे साथियों, इसका सही उत्तर होगा बिहारी। क्या उत्तर होगा? बिहारी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कमबख्त निंदर किसकी आत्मकथा है? कमबख्त निंदर किसकी आत्मकथा है? अमृतलाल नागर, राजकमल चौधरी, चतुरसेन शास्त्री, नरेंद्र मोहन? चतुरसेन शास्त्री, नरेंद्र मोहन। इन 4 विकल्पों में से कमबख्त निंदर किसकी आत्मकथा है? तो ध्यान रहे साथियों, कमबख्त निंदर जो है वह नरेंद्र मोहन की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? नरेंद्र मोहन की। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं विकल्पों में। देखिए, जो छोटी विधाएं हैं, लघु विधाएं हैं, चाहे वो डायरी हो, जीवनी हो, संस्मरण, रेखा चित्र, वहां से एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और उनको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन है तो बहुत छोटी विधा, लेकिन हमको हल्के में नहीं लेना है। वहां से भी सारे प्रश्नों को तैयार करना है, डीपली तैयार करना है कि कोई प्रश्न छूट न जाए। अमृतलाल नागर की जो आत्मकथा है उसका नाम है टुकड़े 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 दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान यह किसकी है? अमृतलाल नागर की है। राजकमल चौधरी ने क्या लिखा? भैरवी तंत्र। भैरवी तंत्र यह इनकी आत्मकथा है। चतुरसेन शास्त्री ने क्या लिखा? यादों की परछाई। यादों की परछाइयां। और एक आत्मकथा है इनकी, मेरी आत्म कहानी। यादों की परछाई और मेरी आत्म कहानी। तो ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखने वाली थी और याद करने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? आधे अधूरे, पैर तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। आधे अधूरे, पैर तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन या फिर लहरों के राजहंस? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लहरों के राजहंस। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या टेक्निकलिटी है कि प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में है? तो इसका सही उत्तर क्या है? लहरों के राजहंस। प्रश्न को घुमाया जा रहा है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। अब तक जितनी प्रश्नमाला हो चुकी है आपकी लगभग 30 से 32, तो विश्वास मानिए इतने प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, बताए जा चुके हैं। मैं प्रश्नों को उलूल जुलूल तरीके से कभी नहीं प्रस्तुत कर सकता और न ही बहुत कठिन प्रश्न बनाना चाहता हूं। प्रश्न वही मैं बनाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, भले ही वे प्रश्न सरल रहे हों या जो पुराने प्रश्न हैं, अगर उनकी प्रवृत्ति कहीं बदली हुई हमको मिल जाती है तो वो भी आपके प्रश्नमाला में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का प्रश्न जो है आया हुआ है और इसे आपके सामने हम लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद हैं? आपसे पूछा जा रहा है, विशेषण से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, यानी कितने प्रकार हैं। 6, 8, 2, 3 कितने भेद हैं? 6 भी हो सकता है, 8, 2, 3। तो बताइए आप लोग कि सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? 4। विशेषण के 4 भेद हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा विशेषण होता है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक या सार्वनामिक या
संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। तो ये आपको ध्यान में रखना था, सिर्फ इतना ध्यान में रखना था कि ये 4 प्रकार के होते हैं और साथ ही चारों के नाम भी हमको पता होना चाहिए कि गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या और चौथा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है कि पुरानी ज्योतियों का कोरस किसका काव्य संग्रह है? 4 विकल्प हैं, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन। केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। देखना है इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पुरानी ज्योतियों का कोरस अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। यह किसका काव्य संग्रह है? तो यह नागार्जुन का काव्य संग्रह है। रूस में 25 मास यात्रा साहित्य के लेखक हैं। रूस में 25 मास यात्रा साहित्य के लेखक हैं, बड़े ही फेमस रहे हैं और बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहे हैं ये। राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, सत्यदेव परिव्राजक या फिर मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर साथियों होगा राहुल सांकृत्यायन। क्या उत्तर होगा? राहुल सांकृत्यायन। यूरोप प्रवास के दौरान, यानी कि यूरोप में जब गए थे निर्मल वर्मा, वहां पे प्रवास कर रहे थे, तो इन्होंने लिखा चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी। तो यह यात्रा वृत्तांत किसका है? निर्मल वर्मा का है। अब अगर सत्यदेव परिव्राजक का देखें तो इनका मेरी कैलाश यात्रा, मेरी कैलाश यात्रा बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है, मेरी कैलाश यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। किसका? सत्यदेव परिव्राजक का। और मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक। ध्यान रहे आखिरी चट्टान तक जो है, इसमें दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन है। किसका वर्णन है? दक्षिण भारत की यात्रा का। तो अब ये चारों जो विकल्प हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण है और इन्हें आप ध्यान रखेंगे। छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। एक कथन दिया गया है कि छायावादी काव्य में परंपरागत जीवन के तत्वों का समावेश हुआ है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या फिर श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या फिर श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। क्या उत्तर होगा? डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी। इसमें सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? गदल। और यह कहानी किसकी है? रांगेय राघव की है। रांगेय राघव। गदल किसकी कहानी है? तो यह रांगेय राघव की कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप है। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप क्या है? हरिये, हरे, हरि, हरियो। हरिये, हरि, हरियो। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा हरे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
कि अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। नचकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त कर रहा है। संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधा युग, मुक्ति प्रश्न। इनमें से किसमें जो है नचकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है, तो ध्यान रहे इसका सही उत्तर होगा आत्मजयी। और यह रचना किसकी है, तो यह रचना है कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। धुन, अक्कल, दुम या घुन। धुम, धुन, अक्कल, दुम या फिर घुन। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा धुन। क्या होगा इसका सही उत्तर, धुन। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक हैं। रिपोर्टाज के लेखक हैं, जुलूस रुका है। काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, राघव या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। विवेकी राय, रांगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, काशीनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा विवेकी राय। इनका और एक रिपोर्टाज है, उसका नाम है बाढ़, बाढ़, बाढ़। ये दोनों ही जो रिपोर्टाज हैं बड़े ही महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, रांगे राघव ने क्या लिखा, तूफानों, तूफानों के बीच। तूफानों के बीच यह रांगे राघव का रिपोर्टाज है। अब देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है, तो इनका है नेपाली क्रांति कथा। नेपाली क्रांति कथा। एक और है ऋण जल धन जल। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ग्रंथ और लेखक का सुमेलित युग्म है। ग्रंथ और लेखक का सुमेलित युग्म है। हित तरंगिणी, कृपाराम, सुदामाचरित, रहीमदास, माधवानल, काम कंदला, केशवदास, विज्ञान गीता, आलम। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी एक ही युग्म जो है वह सुमेलित है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर होगा हित तरंगिणी, कृपाराम। सुदामा चरित्र जो है वह रहीमदास का नहीं है, बल्कि किसका है, नरोत्तम दास का है। माधवानल, काम कंदला, केशवदास का नहीं है, बल्कि यह आलम का है। किसका है, आलम का है। और विज्ञान गीता जो है यह किसका है, यह आलम का नहीं बल्कि केशवदास का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्नों को थोड़ा तेजी के साथ हल करेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो व्याख्या न करके आप लोगों को प्रश्न बताते हैं और जल्दी से हल करते चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। श्रृंखला की करणियां, अज्ञे। आपसे सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। नया साहित्य, नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी। मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब आपका सही उत्तर होना चाहिए
श्रृंखला की कड़ियां अज्ञेय का नहीं है, बल्कि यह महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हल करके ही हम लोग क्लास बंद करेंगे। अत्यधिक का संधि विच्छेद है अत्याधनधिक, अत्यधनधिक, अतिधन अधिक, अत्यधन अधिक। ठीक है, तो अत्यधिक का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा अतिधन अधिक, अतिधन अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं कि ईश्वर की अध्यक्षता में काव्य कृति के लेखक हैं। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगूड़ी, श्रीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, मंगलेश डबराल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लीलाधर जगूड़ी। क्या होगा? लीलाधर जगूड़ी जो हैं वो, उनकी काव्यकृत क्या है? ईश्वर की अध्यक्षता में। को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में शब्द शक्ति है। एक पंक्ति दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है शब्द शक्ति। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, अभिधा लक्षणा। ठीक है, ये 4 विकल्प हैं। इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा शाब्दी व्यंजना। क्या होगा? शाब्दी व्यंजना इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है? दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है। कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। इसमें से दूसरे सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कुंवर नारायण दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है। यह कुंवर नारायण दूसरे में नहीं है, धर्मवीर भारती भी हैं, शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक में है और नरेश मेहता भी हैं। मुखचंद में समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। मुखचंद में समास है, इसका उत्तर होगा कर्मधारय। क्यों होगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जहां पर जो है उपमान और उपमेय, उपमान एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो, वहां पर भी जो है कौन सा समास होता है? कर्मधारय। यानी चंद्र के समान मुख। क्या होगा? चंद्र के समान मुख। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगति है आनंद भरे। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है कि किस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था। यानी ये जो लाइन है किस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपी रहती थी? नागरी प्रचारणी पत्रिका, नागरी नीरद, ब्राह्मण या हिंदी प्रदीप। इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट जो है इसके संपादक थे और यह पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। आजकल तो आप जानते हैं प्रयागराज नाम हो गया है। और इसी के मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगति है आनंद भरे। अब आपसे प्रश्न घुमाया जा सकता है कि यह लाइनें किसकी हैं? अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि यह पंक्तियां किसकी हैं, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बिल्कुल भी बालकृष्ण भट्ट का नाम नहीं लेंगे। आप किसका नाम लेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए कि यह लाइनें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी इस पत्रिका के लिए, और यह लाइन जो है हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था। एक कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पुरातत्ववेत्ता थे जो कहानीकार के रूप में फेमस हुए, विख्यात हुए, ख्याति प्राप्त हुए। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राधिका रमण प्रसाद सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल। इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी जो थे एक पुरातत्ववेत्ता थे और बाद में कहानीकार के रूप में फेमस होते हैं, विख्यात होते हैं। इंदर सभा की पैरोडी, इंदर सभा की पैरोडी। ठीक है। राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र, इसमें से किसकी जो है यह रचना है? तो यह रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई के आते ही वह चला गया, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त मिश्र। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त मिश्र। तो यह बिल्कुल सही उत्तर होगा सरल वाक्य। क्या उत्तर होगा? सरल वाक्य। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? यानी हिंदी की लड़ाई, हिंदी को अस्तित्व को बचाने के लिए जो लड़ रहे थे, उसमें रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुकुटधर पांडे, चंद्रबली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर नरेंद्र शर्मा। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर का आप चयन करेंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या नाम है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। ये संस्कृत के आचार्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है कवि कंठाभरण। आपको बताना है कि इन आचार्यों में से किसकी जो है यह रचना है। दंडी, धनंजय, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र। दंडी, धनंजय, क्षेमेंद्र या फिर केशव मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर साथियों होगा क्षेमेंद्र। क्या होगा? क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार का युग्म असंगत है यानी सुमेलित नहीं है। ठीक। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन, मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे, उलाहना पंचक जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका देखते हैं उत्तर क्या होगा। तो जगन्नाथ नाथ रत्नाकर की जो है उलाहना पंचक नहीं है, बल्कि यह अमीर अली मीर की रचना है। किसकी है? अमीर अली मीर। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन, मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे, उलाहना पंचक अमीर अली मीर। नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन द्विवेदी युग का कवि है, कौन नहीं है। ये चारों द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक, आप बिल्कुल तैयार रहिए। ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे कि कौन द्विवेदी युगीन कवि है, कौन छायावादी युगीन कवि है, कौन प्रगतिशील कवि है। आगे बढ़ते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे कहते हैं। प्रश्न को घुमाया गया है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। किसी संज्ञा के बदले आता है, बस इतना ध्यान रखिए। तो संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। सबसे जो व्यापक प्रवृत्ति है रीतकाल की, वही आपको बताना है। नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष का विवेचन। इन चारों में से एक विकल्प का चुनना है जो बिल्कुल सटीक हो। तो सटीक विकल्प है नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। किसका? नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। त्रिशूल उपनाम किसका है? अगला प्रश्न है हमारे पास कि त्रिशूल उपनाम किसका है। वेरी इंपॉर्टेंट। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसमें त्रिशूल उपनाम किसका है? तो त्रिशूल जो है यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्णों में संधि हो जाने से, यानी वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? आपसे यही पूछा जा रहा है। नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। क्या होता है? नई ध्वनि बनती है। सिपाही की मां एकांकी के लेखक हैं। सिपाही की मां हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा या फिर उदय शंकर भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहन राकेश। अंडे के छिलके भी इनकी एकांकी है और यह भी इनकी एकांकी है, सिपाही की मां। अगला प्रश्न है, ग्रिम नियम का संबंध किससे होता है? ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान, कोश विज्ञान।
ये प्रश्न सभी परिचित हैं इस प्रश्न से। तो ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है, इसी को ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं, ध्वनि विज्ञान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस में हुआ है? लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि करण कारक विभक्ति, करण कारक विभक्ति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है उपन्यास, यानी कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, वयम रक्षामः, चारुचंद्र लेख। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो वयम रक्षामः जो है यह चतुरसेन शास्त्री का है, चतुरसेन शास्त्री का जो है उपन्यास है। ठीक, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा, एक और इनका उपन्यास है पुनर्नवा। ठीक है, तो यही चार उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे थे और यही चार उपन्यास इनके हैं। वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री का है। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? उर्मिला जो है वह हमारे हिंदी साहित्य में उपेक्षित नारी के रूप में रही है। ठीक है, लेकिन बाद में साकेत लिख करके, इसका सही उत्तर साकेत होगा, साकेत लिखकर मैथिली शरण गुप्त ने जो है उनकी मान प्रतिष्ठा की। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो जो कालचक्र पुस्तक है उसमें उन्होंने नहुस को जो है हिंदी का पहला नाटक माना है। और यह नाटक किसका है? इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था और इनका जो नाटक है नहुस, उसको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पुस्तक कालचक्र में हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। पठधातु परस्मैपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पठिष्यतः, पठिष्यामः, पठिष्यथ, पठिष्यामि। इसमें सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा पठिष्यामि। क्या होगा? पठिष्यामि इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सह और संवेदना के कवि, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सह और संवेदना का कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। तो सह और संवेदना का कवि किसे कहा जाता है? तो यह इसका सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को सह और संवेदना का कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? चार विकल्प दिए गए हैं और आपसे संज्ञा शब्द पूछा जा रहा है। ऊंचा पहाड़, नीचा गहरा। ऊंचा पहाड़, नीचा और गहरा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा पहाड़। ठीक है, पहाड़ जो है यह क्या है? यह संज्ञा है। अब 125वां प्रश्न यानी आज के दिन का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। भिखारी दास, ग्वाल कवि, बिहारी देव। थोड़ा सा उत्तर आपको पहले सबसे पहले बताते हैं, थोड़ी जानकारी भी देते हैं। सही उत्तर होगा बिहारी। ठीक है,
देखिए रीति काल में 3 धाराएं थी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, यानी रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की रीति सिद्ध में आते हैं, रीतिबद्ध में आते हैं, और रीति मुक्त जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। और रीति सिद्ध कब उसे कहा जाता है जिसको लक्षण ग्रंथ के बारे में जानकारियां थी लेकिन फिर भी उन्होंने मुक्त परिपाटी पे चलकर अपनी रचना की, उसे क्या कहा गया? रीति सिद्ध कब कहा गया। और बिहारी इसी रीति सिद्ध कवि में आते हैं। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के ये कवि हैं। ठीक है, तो साथियों आज हम अपनी यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग क्लास देखा करिए, तो हमें भी लगेगा कि नहीं हमारा मेहनत जो है, हमारी मेहनत जाया नहीं जा रही है और आप लोगों तक हमारी जो बात पहुंच रही है वह सार्थक है, हम सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं। कल फिर से आपके सामने जो आपके जिज्ञासाएं हैं उनको धीरे धीरे समाधान करने की कोशिश की जा रही है। छोटी छोटी ट्रिक्स भी बनाई गई हैं जो धीरे धीरे आप तक पहुंचने वाली हैं। और जीएस के लिए भी प्रबंध लगभग हो चुका है। 10 से 12 दिन में आपकी जीएस की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, और हायर एजुकेशन के साथ साथ आपको एलटी ग्रेड जो वैकेंसी आने वाली है उसके जीएस का भी प्रबंध हम कर रहे हैं। तो साथियों उसी के साथ जो है आज की क्लास में समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं प्रथम प्रयास क्लासेस में। नमस्कार।